नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। जी हां, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सियासत जिस तरह से चल रही है उसकी, महाकौशल में जिस तरह से फोकस हो गई है बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि वो आदिवासियों का गढ़ है और यह कहा जा रहा है कि इस बार आदिवासी जिसके साथ जाएगा वो लोकसभा में अपना परचम लहराएगा। खास बात यह है कि परंपरागत वोट बैंक के तौर पर आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन फिर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी के साथ चुनावी रण में महारत की तरह उस आदिवासी वोट बैंक को अपने नाम कर लिया। अब यह कहा जा रहा है कि 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर गलत कैंडिडेट शायद चुन लिया है बीजेपी ने, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और या यह कह लीजिए कि कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट उतार दिए हैं, जिसके बाद से कयासों का यह दौर शुरू हो गया है कि आदिवासी किसके साथ जाएगा। महाकौशल में कल पीएम मोदी गरजे तो आज जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर राहुल गांधी ने रैली की है। दोनों में से किसके मन को जो है वो आदिवासी के मन को दोनों में से कौन ज्यादा प्रभावित कर पाया है, यही जो है सबसे बड़ा आज का सवाल है। इसी सवाल पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है आज आदिवासियों को और वोटर्स को संबोधित करते हुए। मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। आदिवासियों की 8% आबादी और 100 रुपए में से 10 पैसे, 10 पैसे आज के टाइम में 100 रुपए में से 10 पैसे आपके, तो यह बदलना है। कैसे बदलेगा? जाति जनगणना। आपकी सरकारें जब रहीं तो आपने उस वर्ग के साथ न्याय किया या अन्याय, चुनाव में अंतर उससे पड़ता है। कांग्रेस की सरकारें रहीं, सिर्फ आदिवासी समाज का शोषण किया, उनको कभी उचित स्थान नहीं दिया। भाजपा की जब जब सरकारें रहीं, उनके विकास के लिए आमूलचूल कदम भी उठाए गए और उनके मानक प्रतिमानकों को स्थापित करने के लिए नए नए कदम उठाए गए। कौन जानता था कि बिरसा मुंडा जी कौन थे, रानी कमलापति कौन थी। तो आज आदिवासी समाज समझ चुका है कि कांग्रेस और अन्य दलों ने सिर्फ उनका शोषण किया, वोट बैंक की राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका विकास किया। केंद्र यूपीए की सरकार थी तो वनाधिकार पट्टा अधिनियम बनाया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में आवेदन लोगों ने निरस्त कर दिए थे, क्योंकि ज़मीनें छीन ली गई थी। उनकी ज़मीनों को दूसरों के नाम पर खरीदकर और बेचने का काम किया गया था। सारे अवैध काम किए गए हैं और यहाँ शोषण किया गया है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह याद है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में ही कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए ऋण की सुविधा दी थी। उनके कार्यक्रम जो होते हैं व्यवहारिक सांस्कृतिक कार्य, उनमें दिए थे, बर्तन दिए गए थे, नगद राशि के लिए ATM कार्ड दिए गए थे, सारी योजना दी गई थी। और पैसा कानून भी ओरिजिनल जो कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था ना, निश्चित रूप से आदिवासी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के दिखावा होने का काम करती है, लेकिन आदिवासी हितों में काम नहीं करती है। आइए देखते हैं अब हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल: महाकौशल में बीजेपी को मिलेगी असली टक्कर, आदिवासियों पर होगा किसका असर, यह सबसे बड़ा सवाल है। जबलपुर में पीएम मोदी की हुंकार, मंडला शहडोल में राहुल की दहाड़, छिंदवाड़ा में ऑपरेशन लोटस से कितना डैमेज, आदिवासी वोट बैंक को कमलनाथ कैसे करेंगे मैनेज, आदिवासी सीट पलटेंगी बाजी, राहुल के दौरे से कांग्रेस को उम्मीद जगी। कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से आदिवासी जो हैं वो लगातार साथ रहे हैं, वो एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आएंगे। और कुछ सियासी समीकरण भी क्या मंडला, धार, रतलाम या आदिवासी सीटों पर ऐसे हो गए हैं जो थोड़ा सा कांग्रेस को एज दे रहे हैं, ये सबसे बड़े सवाल है। और इन सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उन 3 मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं एक एक कर। मेरे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता बीजेपी। संजय गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
तो इस वक्त हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए। आइए सीधे हम रुक करते हैं सबसे पहले अजय शाह जी का, क्योंकि आज राहुल गांधी प्रदेश में थे। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। और अजय जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी का यह दौरा कोई करिश्मा दिखा पाएगा, क्योंकि इससे पहले वो दौरे करते रहे लेकिन उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार शायद अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस ने कुछ जगह पर दिए हैं, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में। इससे कुछ असर होगा क्या? अभी 3 महीने पहले साहब यहाँ चुनाव हुए थे जी, और आपने भी बताया जी कि 5 ऐसी लोकसभा की सीटें थीं जिसमें कांग्रेस के वोट बीजेपी के वोटों से ज्यादा थे। 5 ही ऐसी लोकसभा और भी थीं जहां 2019 में जो बीजेपी को वोट मिले थे उससे कम वोट मिले थे। ये बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन किसी का ध्यान अभी तक गया नहीं। अब दूसरी चीज ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में 47 आदिवासियों की सीट है, उसमें से 24 पे कांग्रेस विजयी हुई है, एक पे इंडिपेंडेंट हुआ है, बीजेपी का नहीं हुआ, तो 25 हो गए। तो आज भी जो भरोसा कांग्रेस ने हम आदिवासियों के जहन में डाल रखा है वो भरोसा कायम है। 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा में, उसमें से कम 4 जीत के बताएंगे। ये तो कहते हैं कि हम जो 1 सीट छिंदवाड़ा की है वो भी खा जाएंगे। अरे साहब, अब ये बोझ अब तो अपने सर से उतारिए साहब, झूठ को सच तो मत बताइए साहब। कांग्रेस को बहुत गालियां दे ली आपने, अरे आपने आदिवासियों के लिए क्या किया ये तो बताइए साहब। आज स्थिति यह है, आज भी हम आदिवासी बेरोजगारी की मार रोज खाते हैं। अरे कमबख्त, रजनीगंधा भी उधार लाते हैं, ये स्थिति ला दिए। हमने इनको सत्ता सौंप दी है, ये मार रहे हैं हमको चांटा। अरे ये तो बता दो भाई कि ये कब तक के चलेगा। हम तो यही कहते हैं कि इस बार 6 में से 4 आदिवासी सीटों पे हम विजयी होंगे, यह मेरा दावा है, कांग्रेस का दावा है। ठीक है, घनश्याम जी आपके पास आता हूं। घनश्याम जी, देखिए, आदिवासी वोट बैंक जो है वो महत्वपूर्ण होता है मध्य प्रदेश में, बेहद ये माना जाता है। और महाकौशल में जिस तरह से पीएम मोदी ने आकर के रैली की है, जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि वो पूरा आदिवासी बेल्ट जो है वो सद जाए। आज राहुल गांधी थे, छिंदवाड़ा में जो कुछ चल रहा है ऑपरेशन लोटस, ये तमाम चीजें, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर शायद कैंडिडेट कांग्रेस ने अच्छी टक्कर देने वाले उतारे हैं, जिसमें नाम लिया जाता है बालाघाट का, जिसमें नाम लिया जाता है धार का, जिसमें नाम लिया जाता है रतलाम का। क्या आपको लगता है कि कहीं टक्कर में है कांग्रेस या एक तरफा मोदी की हवा है? देखिए, अभी मैं शाह साहब को सुन रहा था जी, लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि 29 की 29 सीटें ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इसमें कहीं कोई ना अनुकूल, कहीं किसी प्रकार की शंका आशंका कहीं नहीं है। आप निश्चिंत रहें, 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जीतेगी। और जो हम लोगों ने नारा दिया है एनडीए का कि हम 400 पार, वो 400 पार होंगे। और इसलिए होंगे कि जनता का विश्वास, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद ये नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। चाहे हमने कोई भी प्रत्याशी कहीं भी उतारे हों, लेकिन आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का जो अपना एक व्यक्तित्व है, उनका कर्तव्य है और समाज के प्रति उनका जो सोच है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, सभी वर्गों को कैसे उनका सम्मान करना है, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। और इसलिए आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने, चाहे वो प्रदेश में हो और चाहे केंद्र में हो, जिस प्रकार से इन वर्गों का कल्याण जो हमने किया है, उतना वर्गों का कल्याण कभी कांग्रेस ने नहीं था। शाह साहब को तो खुद ही सोचना चाहिए कि केंद्र से लेके प्रदेशों तक सबसे ज्यादा सरकारें कांग्रेस की रही, तब कहाँ आदिवासियों का, अनुसूचित जाति जनजाति और इन वर्गों का कल्याण किया? भाई किसने रोका था आपको? आपको कल्याण करना चाहिए था।
आज आप मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। सरकारें आपकी रही थी, आपको चाहिए था कि इनका परिवर्तन करें, इनका सम्मान का काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें विफल रहे और उसी का परिणाम या जनमानस भारतीय जनता पार्टी की ओर दृष्टिगोचर हो रहा है और वो कहीं ना कहीं चुनाव के रूप में उसकी परिणति होगी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पुनः नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व सरकार बनाने वाली है। ठीक है, मैं आऊंगा शाह साहब, आपके पास आऊंगा। मैं एक बार संजय गुप्ता जी के पास चलता हूं। संजय जी, आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी और खुद पीएम मोदी लगे हुए हैं, क्या इस वक्त समीकरण चल रहे हैं? क्या उतनी कंफर्टेबिलिटी है बीजेपी के पास जितनी पिछले विधानसभा में थी? और इस बार तो मोदी में एक और जुड़ जाता है तो कहा जाता है बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर के तमाम बीजेपी का संगठन आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए लगातार पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। क्या वाकई में हालात उतने अच्छे हैं जितना फील गुड बीजेपी बता रही है, या कांग्रेस को कहीं उम्मीद दिखती है आपको? नहीं अभिलाष जी, इसमें कांग्रेस के लिए निश्चित उम्मीद बनाने वाली चीजें हैं। खासतौर से अगर आप देखेंगे तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी की जिस तरह से हार हुई थी मंडला में विधानसभा चुनाव में, और जिस तरह से उनको रतलाम झाबुआ में और 2 जगह पे यहाँ पर धार में अपने टिकट काटने पड़े हैं, लोकसभा प्रत्याशियों के, लोकसभा पे सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़े हैं। ये चीजें बताती हैं कि इस बार जो कांग्रेस का, जो आपने बार बार फोकस किया है कि कांग्रेस ने इस बार कुछ जगह पे कैंडिडेट बहुत अच्छे उतारे हैं। जैसे आप बात कहें कि आदिवासी नेताओं में रतलाम झाबुआ सीट पे कांतिलाल भूरिया जी 5 बार सांसद रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनका अनुभव और जो पकड़ है उनकी काफी मजबूत पकड़ है। और उसके मुकाबले में अनीता सिंह नागर जो है पहली बार उतर रही हैं लोकसभा चुनाव में, तो इतना ज्यादा नहीं, उनका क्षेत्र जो है अलीराजपुर जो जिला ही मेनली है, लेकिन भूरिया जी का दूसरी जगह पे पूरा जिले में रतलाम और पूरी सीट पे होल्ड है। इसी तरह मैं धार की बात करूं, धार में आपने सावित्री ठाकुर जी को उतारा है, तो जो एक बार सांसद रह चुके लेकिन पिछली बार आप टिकट काट चुके हैं उनका, क्योंकि दूसरे अदर रीजन थे कि वो उतनी मजबूत नहीं लग रही थी। इस बार फिर उनको दिया क्योंकि छतर सिंह आपके जो थे उनकी एज उम्र का फर्क पड़ रहा था। तो कुछ जो टिकट काटे हैं, जो बीजेपी ने टिकट काटे हैं वापस से दिए, ये बताता है कि बीजेपी निश्चित रूप से चिंतित है आदिवासी क्षेत्रों में। आप शहडोल हो या मंडला हो, जो 6 सीटें हैं, अगर मैं 2000 पुराने जाऊं, 2014 के पहले के चुनाव में जाऊं, तो इन 6 सीटों में से 8 सीटें हैं जो है वो 6 सीटें जीती हुई थी कांग्रेस ने। तो ये सीटें कांग्रेस में, इसको आप एकदम से नहीं कह सकते कि बीजेपी को वॉकओवर मिलने वाला। बीजेपी को कम से कम 4 सीटों में बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। मैं बात कहूँगा रतलाम झाबुआ की बात कहूँ, मैं धार की बात करूँ, मैं मंडला की बात करूँ, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें निश्चित रूप से बीजेपी को चिंता पालने की जरूरत है। और अगर यहाँ पे बात करें, मैं धार की बात करूँ, धार में 8 सीटें जो हैं उसमें से 5 सीटें कांग्रेस के पास है विधानसभा में। हालांकि हमने पिछली बार भी देखा 2009 में भी कि सारी सीटों पे कांग्रेस थी, आगे थी, विधानसभा में सरकार में भी थी, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा में कोई गुल नहीं खिला पाई थी जी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार स्थिति अलग इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस, जो बीजेपी सोच रही है 370 धारा पे चल रही है, अपना राम मंदिर की उस पर चल रही है, ये एजेंडे कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आदिवासियों को इतना प्रभावित कर पाए। खासतौर से जो छोटे छोटे आपने देखे जो न्यूज चली है बीच में 1 साल में, आदिवासी के किसी के ऊपर मूत्र किया जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, ब्यूरोक्रेसी की हो या मंत्री नेता पुत्रों से जुड़ी हुई हो, आदिवासियों पे अत्याचार की, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर पे जमी हुई है कि यार इसको मतलब वोट के रूप में हमको देना है। विधानसभा में उन्होंने यही किया था। विधानसभा में आदिवासियों ने पूरी तरह से बीजेपी के पास नहीं गए, वो उनको ऑप्शन मिला तो वो बाप के पास भी गए, भारतीय आदिवासी पार्टी के पास भी गए, कुछ जगह जयस के पास भी गए, वोट उनके बटे हैं। लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा कांग्रेस को ये हो सकता है कि इसमें वोट बटते नहीं है। कांग्रेस उस वोट को अगर एकजुट कर सके, कांग्रेस का समस्या है कि उन्होंने जयस और बाप से वैसा कोलैबोरेशन नहीं किया जो उनको करना था। ठीक है सर, वापस आता हूं मैं। अजय शाह जी, आदिवासियों को साधने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर्स में आपके साथ नहीं आ रहे हैं, ये बात तो आप मानेंगे। दूसरा ये है कि जब दुश्मन मजबूत होता है तो हमें भी अपना कुनबा मजबूत करना चाहिए, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं संजय जी, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन वहां पर आदिवासी नेतृत्व के साथ आप लोग कर सकते थे, उसमें आप पीछे रह गए। क्या कहेंगे आप? इसके पहले कि मैं आपका उत्तर दूं,
मैं हमारे छोटे भाई जो प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत अच्छे आदमी हैं, दोस्त भी हैं मेरे, उनसे कहना चाहता हूं, वो 400 सीटों की बात करते हैं। अरे भाई, पूरे के पूरे भारतवर्ष में जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से अधिकांश हैं उधार, और इनके चाणक्य अमित शाह जी और ये लोग सब चिल्ला रहे हैं इस बार 400 पार। है ना साहब विरोधाभास? कैंडिडेट है उधार जी, लेकिन जीतेंगे हम 400 पार। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मोदी जी ने जो हमने काम किया था, साहब मोदी जी ने तो वो काम किया है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। गर्भोक्ति मैं नहीं कर रहा हूं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर 67% लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बारी आ गई तो ये गर्भोक्ति की बात है कि शर्म के मारे डूब मरने वाली बात है? मुफ्त का अनाज किसको देते हैं हम? जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो इनकी कथनी करनी में हमेशा होता है बहुत बड़ा अंतर। वोट लेके झूठ बोल के वोट ले लो, फिर हो जाओ छू मंतर। यहां भी वही है, जिन्हें हम बड़े चाव से चुनते हैं यही लोग हमें तबीयत से धुनते हैं। ये मनुवादी लोग तो बड़े अडानी और अंबानी के होके रह गए, हम आदिवासियों की ये कहां सुनते हैं? और इस बार आदिवासियों ने ठाना है कि इनको सबक सिखाना है। ठीक है, लेकिन मैं शाह जी, मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि और बेहतर तरीके से और संगठित शक्ति से और इक्वेशंस को साथ करके चुनाव लड़ा जा सकता था? वहां पर कांग्रेस से चूक हुई है, या आपको लगता है नहीं हम काफी हैं, हमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं है? साहब देखिए, इस बार किस ढंग से उन्होंने खजुराहो में अपने अध्यक्ष को जिताने के लिए क्या किया है, न्यूज 24 ने भी बताया है। ये बिल्कुल रिपीटिशन है कि चंडीगढ़ में इन्होंने किया था, खुलेआम बेईमानी और खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग। आज ही मेरी बाप के पार्टी जो सैलाना से विधायक हैं उनसे मेरी बात हुई है, और हम उनके वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि राजस्थान में हमने बाप पार्टी को उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। जहां तक जैस की बात है, जैस से पिछले विधानसभा में भी हमारे साथ थे, और हमने जैस के 3 लोगों को विधानसभा का टिकट दिया था, उसमें से 2 लोग क्या बोलते हैं आज हमारे विधायक हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम जैस को हमने छोड़ दिया? जैस हमारे साथ है, बाप के जो MLA थे, आज ही मैंने उनसे बात की है। तो हम तो सबका साथ सबका विकास ये कहते जरूर हैं, लेकिन ये कहते नहीं हैं, ये तो पहचानते हैं कपड़ों से। ये तो शमशान और उसकी बात करते हैं। आपने जिक्र किया कि राम मंदिर और 370 का, ये बताइए आर्टिकल 370 और राम मंदिर का निर्माण मोदी जी या बीजेपी के कारण नहीं हो रहा है। आपके दर्शक भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के कारण हुआ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसको भी अपने ऊपर ग्रहण करने वाले बात है। बड़ी ही जहरीली और झूठी पार्टी है साहब ये। ठीक है सर, मैं पिरोनिया जी के पास आता हूँ। पिरोनिया जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं आदिवासियों को लेकर के वैसा जादू नहीं दिखा पाए अभी पिछले कुछ दिनों में। संजय जी ने भी कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में प्रभावी रहें, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक उन्हें टारगेट करके बहुत बड़े काम बीजेपी नहीं कर पाई है। और आदिवासी जाहिर सी बात है कि स्विंग होने वाला वोट बैंक है, अगर वो स्विंग होता है किसी के साथ, किसी की तरफ, तो एक साथ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी और छिंदवाड़ा पर आप फोकस रहें और कोई दूसरी आदिवासी बाहुल्य सीट निकल जाए हाथ से और नतीजा वही 28 के 28 रह जाए? नहीं, आप निश्चिंत रहें। मैंने कहा प्रारंभ में 29 की 29 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। दूसरा, अभी शाह साहब तमाम सारी अपनी काबिलियत के क्षेत्र में है ना बातें रख रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, वो करने का काम करती है। और इसलिए आप देखेंगे हिंदुस्तान का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आज बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रपति बनाने का काम और अनुसूचित जनजाति वर्ग को सम्मानित करने का काम किया कि नहीं किया? मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राहुल गांधी जी भाषण में बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है,
और हमारा मत ये है, कांग्रेस का मत ये कि सबसे पहला अधिकार और आदिवासियों का, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का रहेगा। अरे भाई, जब आपके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब वो बयान देते थे कि संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, एक खास वर्ग विशेष का है। आप दूसरी बात कर रहे हैं, आपके और मनमोहन सिंह जी के बयानों में भिन्नता है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसका भला करना चाहता है। आदिवासियों का भला करना चाहते हो आप, या अल्पसंख्यकों का, या एक वर्ग विशेष का भला करना चाहते हो? इससे साफ जाहिर होता है कि केवल चुनाव आते हैं और चुनाव में आप इन लोगों को, वर्गों को बरगला करके कैसे वोट हासिल करें, कैसे सत्ता पर काबिज हों, ये ध्यान रहता है। आपने कभी इन वर्गों का सम्मान नहीं किया है। आप सोचिए, हमने जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा 170 करोड़ रुपए की लागत से खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील का विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कांग्रेस को क्यों नहीं याद आई? कांग्रेस की सरकारें नहीं, उन्होंने क्यों नहीं याद आई? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3000 रुपए प्रति बोरा देकर बढ़ा करके हमने 4000 रुपए और लगभग 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत हमने पिछड़ी जनजाति बाहुल जिलों में 7,300 करोड़ की लागत से अधोसंरचना के कार्य और उसके साथ साथ में हमने उनके भलाई के काम किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती और श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल पिरोनिया जी, ये इस तरह की योजनाएं तो देखिए पहले भी चलती रही है। जनमन मिशन योजना में देगा, आरिया और सहारिया अधिकृत घरों में बिजली सुधार को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन वर्गों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान देने का काम किया, छत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, ये गारंटी है। कांग्रेस केवल जो हम करते हैं उसको केवल और नकल करने का काम करती है। इसको जनता जान चुकी है, जनता इनको उस प्रकार से वोट करने वाली नहीं है। ठीक है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 10-15 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा प्लीज जी। बिल्कुल साहब, ये जो फल खा रही है बीजेपी पकाए हुए, ये जो फल बीजेपी खा रही है, फल पकाए हुए, ये सारे के सारे पेड़ थे कांग्रेस के लगाए हुए। आपने भी बताया ये योजना तो कांग्रेस के जमाने की थी। ये तो सिर्फ कॉपी करने का, ये हमको बोल रहे हैं कॉपी तो ये कर रहे हैं। और जहां तक आदिवासी सम्मान की बात है, देखिए आप सुन लीजिए भैया सोनिया जी, ये हर आदिवासी क्या बोलते हैं बीजेपी वालों की बात है, आप सुनते नहीं है। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, अब आप सुन लीजिए, लेकिन आप नहीं बोलने देंगे क्योंकि आपके पास कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है। पिरोनिया जी एक बार अजय जी को बोलने दीजिए प्लीज। पोस्ट कर रहे हैं लेकिन प्रोग्राम भी बिगाड़ रहे हैं आप। जी बोलिए अजय जी। ये आपने भी बताया, ये प्रोग्राम तो पहले से थे, लेकिन ये चुप नहीं रहेंगे साहब। इनकी हर बीजेपी वालों की यही आदत है। ठीक है, आप बोलिए। आदिवासी सम्मान की बात है, 7 बार का आदिवासी सांसद, इन्होंने उसको पूरा कैबिनेट रैंक का मंत्री तक नहीं बनाया। मैं फग्गन सिंह जी की कुलस्ते की बात कर रहा हूं। आदिवासी आपने देखा कि जब सांसद का उद्घाटन हुआ, इन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। जब इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया आधा अधूरा में, वहां भी सांसद हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो किस आदिवासी अस्मिता की और अस्मिता की बात कर रहे हैं साहब? ठीक है सर, मैं संजय जी के पास आता हूं। पुत्र कहकर जब इन्होंने मैं आता हूं। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, राजस्थान में खासतौर से जो सीमावर्ती इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां पर जिस तरह से बाप के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया कांग्रेस ने, और कहा जा रहा है कि उसका बड़ा प्रभाव सीमा के इस तरफ भी पड़ सकता है, यहां पर भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन सकता है। तो जितना समझदारी से निर्णय वहां पर लिया गया, क्या यहां मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ नहीं लिया जा सकता था, या अभी भी आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल पाए? बिल्कुल अभिलाष जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने वो मैदानी वो दिखाया नहीं, ऊर्जा नहीं दिखाई है इस चीज को लेके। एक तो वो उसी चीज में लगे रहे कि आज ये कांग्रेसी जा रहा है, कल 2 जा रहा है, लिस्ट रोज आ रही है कि ये जा रहा है। तो कांग्रेसी खुद असमंजस में थे कि किसको आखिर तैयार करें मैदान में जाने के लिए।
तो जी। वो इस ओहापोह में ही रह गए, अपने वालों को रोकने और समझने में ही। तो कांग्रेस को जो ऊर्जा दिखानी थी कि जैस से बात करते हैं, या जैस में भी एक धड़े की है, ये मनावर में जो है हीरालाल अलावा वो गुट इनके साथ है, लेकिन बाकी जो 2 गुट है मुजालदा गुट वो इनके साथ नहीं है। कमलेश्वर डोडियर अभी खुल के इनके साथ नहीं आए कि सैलाना में इनके प्रचार के लिए निकल जाए और खुल के बोल दे कि हम कांग्रेस के साथ हैं। तो वो मैं कह रहा हूं कि वो मैदान में जो दिखना चाहिए, लगातार जो उनके बयान आने चाहिए, जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनना चाहिए, वो नहीं है। कांग्रेस के पास अभी मैदान में कार्यकर्ता करने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस को अभी तक एक्चुअल लिस्ट ही नहीं पता है कि उनके साथ अभी कौन है कौन नहीं है। जैसे मैं महू की बात करूं, महू सीट धार सीट में आती है, महू से ही इस बार 1 से 1.5 लाख का गड्ढा साफ दिख रहा है, क्योंकि दूसरे नंबर पे अंतर सिंह दरबार निर्दलीय रहे थे, वो बीजेपी में चले गए। तीसरे नंबर पर जो रामकिशोर शुक्ला थे वो बीजेपी में चले गए। तो वहां कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है काम करने के लिए। अगर वहां से धार से, महू से और धार से ही आप अगर 2 लाख 1.5 लाख की लीड ले लेते हो, तो आपको आदिवासी 5 विधानसभा आपको कितना लीड दे देगी? तो ये जो मैदानी जो गणित है, ये चीजों को नहीं समझ पा रहा। जैसे ये नहीं समझ पाने कि रतलाम झाबुआ में जो हार होती है, रतलाम सिटी और ग्रामीण में जो बीजेपी का इतना बड़ा वोट बैंक है कि इनको बाकी सारी लीड खत्म कर देती है। तो कांग्रेस को सबको सैलाना वाले को लेना साथ में बहुत जरूरी है अगर रतलाम झाबुआ सीट जीतना है। तो ये जो बेसिक गणित है, बेसिक मैदान में चीजें हैं, पकड़ है, जैस को साथ में लाना, ये अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई। जबकि निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी फाइट दे सकती है। अच्छे उम्मीदवार है आदिवासी सीटों पे, अच्छे उम्मीदवार है। जो आपने कहा विलास जी कि ये 28 की 28 न रह जाए और छिंदवाड़ा तो जीत लें और कोई ना निकल जाए, तो मुझे बिल्कुल वो आशंका है कि ये इन जो 6 सीटें आदिवासी है, इनमें से कोई उलटफेर हो जाए 1-2 सीटों का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो मुसीबत यह है कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो लास्ट तक टिकट नहीं डिसाइड कर पा रहा। ऐसे में अब कितना समय रहेगा नई रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस का? अजय शाह जी, अंतिम 10 सेकंड दे रहा हूं सर आपको, बस अंतिम 10 सेकंड माफ कीजिएगा। बिल्कुल। सब हम आदिवासियों की मांगे बहुत कम होती हैं। ये मामा भी ले लो, ये मोदी भी ले लो, भले ही छीन लो हमसे स्मृति ईरानी, मगर हमको दे दो वापस पुरानी कीमतों में वो आटा, वो दाल, वो बिजली और पानी जो ये नहीं दे पाते हैं। ठीक है। अजय शाह जी ने बड़े रोचक अंदाज में बड़ी गंभीर बातें कही हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये देखना है कि जमीन पर आदिवासियों के मन में ये मुद्दे किस हद तक काम करेंगे। बीजेपी ने, जी बोलिए पिरोनिया जी, आज आप भी लीजिए 5 सेकंड। आपने एक विषय कहा था, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इनके नेता राहुल गांधी जी को जब चुनाव की तैयारी करना चाहिए तब वो पदयात्रा पर निकलते हैं, और जब उनको पदयात्रा करना चाहिए तब वो छुट्टी लेने का मन करते हैं, और इसी कारण आज कांग्रेस की दुर्गति का शिकार हुई है। और शाह साहब आदिवासियों को केवल आटे तक, दाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को चांद पर पहुंचाने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है, माफी चाहूंगा सर, समय खत्म हो गया। बिल्कुल माफी, बहुत माफी के साथ में मैं इस प्रोग्राम को मुझे रोकना होगा, समय खत्म हो गया। लेकिन एक बात तो है कि आदिवासी जो है उसके मन में क्या है ये अंत तक क्लियर नहीं होता, जैसे ईवीएम के अंदर क्या है अंत तक क्लियर नहीं होता। हालांकि कांग्रेस कह रही है वो तो पहले ही डिसाइड हो जाता है, पर उस मामले में आदिवासी तो उससे भी आगे हैं। अब आदिवासी बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर एक बार फिर से कांग्रेस के पास लौट जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और कांग्रेस क्या उसके लिए तैयारी पूरी तरह से कर पा रही है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम पिरोनिया जी, संजय गुप्ता जी, अजय शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।